हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं भाई। अब हमारा बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हम पहुंच गए और अकाउंट्स का आज हम लास्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड बुक वॉल्यूम 3 लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, और कितना टफ है। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि इस वॉल्यूम में ये चैप्टर कैरी 8 मार्क्स। ऑल्सो आपका जो प्रैक्टिकल या फिर आप प्रोजेक्ट वर्क होता है वो भी आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड होता है, राइट। इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो नाम से बच्चे क्लियर है एकदम से। कैश का फ्लो होगा इस स्टेटमेंट में। इट मीन्स डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ये वो स्टेटमेंट होता है जो क्या शो करता है, जो कैश का फ्लो शो करता है। कैश का फ्लो, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, माने कैश आया या फिर कैश हमारे पास से चला गया। इसका मतलब क्या है, ये वो स्टेटमेंट है जो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही शो करेगा, राइट। डेफिनेशन के साइड चलते, छोटी सी हमने लिखी हुई है ऐसे ही बना करके। देखो, दिस स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज, या वो इनफ्लोज होंगे या फिर वो आउटफ्लोज होंगे ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब ये क्या होता है भाई, पढ़ा हुआ सब है आपने। कैश या फिर कैश के बिल्कुल बराबर वो चीज़ें जिनको हम बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो 1 महीने या 3 महीने के लिए होते हैं, वो जो इसमें जिनमें हाईली लिक्विडिटी होती है, जिनको हम तुरंत से कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ठीक है। इसका इनफ्लो या फिर आउटफ्लो इस स्टेटमेंट में देखा जाता है, ठीक है। कैश इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इनफ्लोज है, आ रहा है, समझ गए। और डिक्रीज हो रहा है अगर कैश किसी भी फॉर्म में, इसका मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। समझ गए इतनी बात को। इसी को हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। एज पर सेक्शन 3 जो रिवाइज्ड हुआ उसके अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज से देखते हैं। एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम 3 में क्वेश्चन, हमारा जो पूरा एक फॉर्मेट बनेगा क्वेश्चन का, वो इन तीनों एक्टिविटीज के साथ बनेगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स इन्वेस्टमेंट हमने किस किस चीज़ में किया हुआ है, ठीक है। और थर्ड वन हो जाता है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस के जरिए हमारे पास कितना कैश आ रहा है या फिर हमारे पास से जा रहा है, इसको हमें पढ़ना है डिटेल में यहाँ पर, ठीक है। ये 3 पढ़ेंगे हम। अच्छा, अब आ जाती है भाई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बना रहे हैं। भाई कोई तो बात होती है ना कि हम इसे बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो नॉलेज अबाउट द कैश पोजीशन, अगर हम किसी फर्म की कैश पोजीशन की बात करते हैं कि कितना कैश है कितना नहीं है, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लें, उसका आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कैश पोजीशन की। और क्या होता है, आप प्लानिंग कर सकते हैं ना भाई, कैश के हिसाब से तो प्लानिंग होती है ना, आगे के लिए जितना कैश होगा उसके हिसाब से तो प्लानिंग कर सकते हैं। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी की जानकारी हो जाती है कि कितनी लिक्विडिटी है, कितना सॉल्वेंसी। अभी पढ़े ना, रेशियोज पढ़ाए ना इससे पहले हमने, है ना। तो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी की जानकारी हमको किससे होगी, इसी से होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट को हम एफिशिएंटली इसको यहाँ पे हम उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे जा कर के हम उसको प्रॉपर में सही कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी है ना, आप 2-3 सालों के कैश फ्लो के स्टेटमेंट अपना उठा लें और आप उसको कंपैरेटिव स्टडी या फिर किसी और फर्म के साथ अगर आपको अपना देखना है, उसको कंपैरिजन करना है, तो फिर आप सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना ले लें और दूसरी फर्म का ले लें, उनमें मैच कर लें उनका किस में जा रहा है और हमारा कैसे जा रहा है। डिविडेंड डिसीजन, राइट। डिविडेंड कब देती है कंपनी, जब उसके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना। तो ये पहले आप कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बना लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैश की पोजीशन कहाँ जा रही है, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जहाँ पे कैपिटल बस्टिंग करनी है, आपको इन्वेस्ट करना है पैसा किसी एक बहुत बड़ी चीज़ में, तो आपके पास उतना कैश सफिशिएंट होना चाहिए। ये कौन बताएगा आपको, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। वही आपको इम्पोर्टेंस के लिए लर्न करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए।
ठीक है। चलो, रीज़न टू मेक, भाई क्यों बना रहे हैं हम ये, कोई तो कारण होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस है इसी में से निकाल दी कुछ चीज़ें हमने इसकी। टू डिटरमाइन द सोर्सेज, हमको पता लगाने के लिए कि भाई सोर्सेज वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम कैश इकट्ठा कर रहे हैं, और वो चीज़ें जहाँ पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है कि कैश हमारे पास कहाँ से आ रहा है और कहाँ के लिए हम उसको भेज रहे हैं। और नेट चेंजेस, अगर कैश में चेंजेस आ रहे हैं, कैश फ्लो में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस के रीज़न भी हमको पता चल जाते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चेंजेस आए थे, या इन्वेस्टिंग में चेंजेस आए हैं, या फिर फाइनेंसिंग में चेंजेस आए, आखिर आपके चेंजेस आए कैसे हैं, सब पता चल जाएगा। सब अभी आगे और पढ़ोगे ना, पता चल जाएगा सब चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया चैप्टर है। ओके, अब वही वाली बात कि भाई हर चीज़ के साथ उसकी लिमिटेशंस ज़रूर से लगी रहती हैं। हर चीज़ की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक पर्सन, कोई भी एक चीज़ हमेशा उसके मेरिट्स ही मेरिट्स भाई हम बहुत होशियार, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो वो लिमिटेशंस भी साथ में आ जाते हैं। एक तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं लेते भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे, जो तो कैश में ट्रांजैक्शन, जैसे हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं ना, तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो आ गए, नॉन कैश नहीं लेते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी, नॉट सुटेबल फॉर इनकम स्टेटमेंट। अगर हम सोचें कि हम किसी भी फर्म का इनकम स्टेटमेंट इससे तैयार कर लें, तो हम नहीं तैयार कर पाएंगे। क्यों नहीं तैयार कर पाएंगे? क्योंकि नॉन कैश की जो इनकम है वो तो यहाँ है ही नहीं, समझ गए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सब हम लेते हैं ना भाई बैलेंस शीट में तो हमारे क्रेडिटर्स, डेटर्स, लोन वोन ये सब कुछ होता है। नॉन कैश और कैश क्या चीज़ है तो वो तो यहाँ है ही नहीं ना, वो प्रॉब्लम। हिस्टोरिकली नेचर है ये। हिस्टोरिकली नेचर कैसे हो है, देखो इसमें अभी हम जब पढ़ाएंगे ना, बताएंगे इसमें जो भी चीज़ें ली जा रही हैं, जो भी अमाउंट लिए जाएंगे, हम कहाँ से उसको उठा लेते हैं, हम उनको उठा लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ट्रेडिंग अकाउंट से, बैलेंस शीट से। हमने उठाए कहीं ना कहीं से, हमने हिस्ट्री को ही उठा लिया, हमने खुद में कुछ क्रिएट नहीं किया। अभी देखना, अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे, हम यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं करते हैं। हम उन्होंने कहा डिविडेंड इतना, हमने उठा करके ले दिया। डिविडेंड कहाँ से आए ये हमको कोई मतलब नहीं होता। तो हिस्टोरिकल तो है ही नेचर में भाई। हम चीज़ें, हम अमाउंट वहाँ की वहाँ उठा लेते हैं, यहाँ पर हम उसकी कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, समझ गए। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, और क्या होता है भाई, लिक्विडिटी का ही यहाँ पर मेन असेसमेंट हो जाता है, बाकी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। सिर्फ लिक्विडिटी देखनी है हमको, कितना कैश आ रहा हो, कितना कैश जा रहा। हो गया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट इसका। चलो भाई, अब मेन चीज़ पे ध्यान चलते हैं। ये हम क्वेश्चन हमको यहाँ पे करेंगे, हम ये 3 पार्ट में करेंगे। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हम सबसे पहले चलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की साइड पे कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इसमें किस किस आइटम को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, ठीक। लेट्स स्टार्ट इट। So let's start operating activities, ठीक। Then operating activities, revenue producing activities are called operating activities। और बताते सिंपल तरीका, these activities are related to business activities। जो आपका जिस चीज़ का बिजनेस है उसकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ होती है वो आपकी सारी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। समझ गए मेरी बात को। जो आपका बिजनेस है उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज़, समझ गए। अब जैसे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है ना, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में आपका जो मेन काम होगा, तो जिसमें कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएंगी आपकी, समझ गए। इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उसकी गुड्स को आप सेल कर रहे हैं, उससे आ रहा है, या फिर सर्विसेज अपनी अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, अदर रेवेन्यूज, या फिर आप पेमेंट करेंगे किसको, अपने सप्लायर्स को, या फिर डेटर्स से आपके पास पैसे आएंगे, समझ गए, है ना। और या फिर आप वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, अदर पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर आपके पास इनकम टैक्स का रिफंड आ गया। अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो फाइनेंसिंग या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ रहा है, तो
ठीक है। तो ये इस टाइप की जो सारे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके क्या होंगी, फाइनेंशियल, वो आपकी आ जाएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। समझ गए, मतलब रिलेटिंग टू योर बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड ये फाइनेंशियल, ये सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। अगर आप कौन सी कंपनी, नॉन फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियल कंपनी है एक, तो फिर आपका मेन जो काम होगा वो क्या होगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, है ना। परचेज आपने किया, पेमेंट किया, आपके पास से पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया। ठीक है। पैसे अगर जाएंगे तो आप उसको ब्रैकेट में शो करेंगे, नेगेटिव फिगर्स को, पॉजिटिव फिगर्स बिना ब्रैकेट के लिखी जाएंगी। लिखना आपको सब कुछ है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखें, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर आप पेमेंट कर रहे हैं सैलरीज, बोनस, है ना, या रिसीट्स हो रही है आपको सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ या परचेज ऑफ सिक्योरिटी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ काम ही यही होता है फाइनेंशियल कंपनीज का, तो ठीक है ना। या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, या फिर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इससे आपने इनकम रिसीव की है। समझ गए आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटी, जैसे कि पहले आपने इन्वेस्ट इसका निकाल दिया आपने ऑपरेटिंग का, फिर इन्वेस्टिंग का, फिर फाइनेंसिंग का, जो भी आया उसको यहाँ से इसमें प्लस किया जाएगा, फिर यहाँ से इसमें प्लस किया जाएगा, उसके बाद तीसरा यहाँ पर आकर के आंसर मैच किया जाएगा। समझ गए, है ना। तो ये थोड़ा जो इसका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसके बाद दो एक्टिविटीज़ और रह गई, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, वो और आपको बता दें हम। आते हैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की साइड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स वो एक्टिविटीज जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। इन्वेस्ट हम किस में करते हैं, सोचो, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कौन से, जो लॉन्ग टर्म होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म नहीं आएंगे। तो या तो हम उसका एक्विजिशन कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, अगर ले रहे होंगे तो कैश हमारे पास से जा रहा होगा, या फिर हम उसको डिस्पोज करेंगे, यानी कि हम उसको सेल करेंगे। सेल करेंगे तो पैसे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है कि हमारे पैसे आ रहे हैं या फिर हमारे पैसे जा रहे हैं, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है। देखो, इनफ्लोज आएगा पैसा, कैसे आएगा, या तो हम फिक्स एसेट्स को सेल कर दें, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा हमें, या फिर डिविडेंड रिसीव होंगे, या फिर रेंट रिसीव हो रहा होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, एज ए इन्वेस्टमेंट हमने रखा होगा, और उस प्रॉपर्टी से हमको रेंट रिसीव होगा, दैट इज इंक्लूड इन द दिस साइड इनफ्लोज। नाउ आउटफ्लोज, यानी कि हमारे पास से जा रहे हैं पैसे कब, जब हम परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, या फिर इनकम टैक्स को पेड कर देंगे। इनकम टैक्स का आपको क्लियर क्वेश्चन में बोलेंगे कि भाई किस एक्टिविटी के अंदर, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की साइड। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस कौन करता है, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, बस सीधी सी बात, ऐसे करके याद करेंगे ना तो ये याद हो जाएंगे। मतलब ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग्स, इससे रिलेटेड, यानी कि शेयर कैपिटल और डिवेंचर से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड कोई भी बात है तो उठा करके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डाल देना, ठीक है। माने इसमें क्या होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहे होंगे, या फिर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रहे होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट ले रहे होंगे, इससे हमारे पास पैसे आएंगे। शेयर इशू किए हमने, आ गया, डिवेंचर इशू किए, पैसे आ गए, बैंक से हमने लोन ले लिए, पैसे आ गए, समझ गए, हो गया। इसी का अपोजिट, शेयर का हमने, प्रीफरेंस शेयर्स का, इक्विटी नहीं, प्रीफरेंस शेयर का हमने पेमेंट कर दिया, डिवेंचर्स का हमने पेमेंट कर दिया, बैंक लोन का हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर देंगे, पैसे हमारे पास से चले जाएंगे, समझ गए, बस पता चल। और अब जो हमने बताया इनफ्लो और आउटफ्लो, बस इतना तो देखना आपको, इनफ्लो पॉजिटिव फिगर हो गई, आउटफ्लो नेगेटिव फिगर हो गई, ब्रैकेट में आपको शो करना होगा, हो गया। पेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट, इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, हो गई तीनों एक्टिविटीज क्लियर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज को हम ऐड कर देंगे, आया हुआ उसमें अमाउंट सारा, ठीक है। उसके बाद उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ हमें मैच करना होगा लास्ट में, ठीक है। इसमें क्या नहीं हम इंक्लूड करते हैं इन एक्टिविटीज़ में, तीनों में हमने कहीं पर भी कैश और या बैंक या फिर उसके इक्विवेलेंट चीज़ें जो होती हैं, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की बात हुई थी शुरू में, वो हम इसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि वो हमें लास्ट में आकर के ऐड हम कर देंगे, ठीक है।
नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। ये बात हम पहले भी आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बता चुके हैं। ठीक है, ये तो रहा इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको दिमाग में एकदम सेट करना है। और अब जो इसका मेन पार्ट है वहाँ यहाँ हम स्टार्ट कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का न्यूमेरिकल पोर्शन। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट होती है वो बताएंगे, फिर इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग, और फिर तीनों को मिला करके उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट। ठीक है, उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके चिल्ड्रन, रिवाइज कर रहे हैं इसको, इसके नोट्स बना लें। ठीक है, बाकी नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन पर्सनल भी बना के रख लें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।